अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मगरबी सरहद पर 48 घंटे के लिए होने वाले आर्जी सीज फायर की, जहां पाक अफगान बॉर्डर पर गुज़िश्ता 3 दिन से झड़पें जारी हैं। ISPR के मुताबिक फौज ने बलूचिस्तान के जिला चमन और खैबर पख्तूनख्वा के कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान और फितनतुल खारिज के हमले नाकाम बनाते हुए 50 हमला आवरों को हलाक कर दिया, जबकि जवाबी कार्रवाई में कई चेक पोस्टें और टैंक भी तबाह किए गए हैं। 3 दिन पहले पाक अफगान बॉर्डर पर झड़पें उस वक्त शुरू हुई थी जब अफगान तालिबान की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। इससे पहले पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहों के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका है, लेकिन हालिया सरहदी कशीदगी की नौइयत क़दरे मुख्तलिफ है, क्योंकि काबुल में अशरफ गनी की हुकूमत नहीं है बल्कि अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत मामला देख रही है। अगरचे अगले 48 घंटे के लिए आर्जी सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन खित्ते में मुस्तकिल और देर पा अमन के लिए दोनों मुल्कों को क्या करना होगा, इस हवाले से बात करेंगे। दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले बताइएगा कि 2 दिन पहले अफगानिस्तान के साथ ये झड़पें होती हैं, गुज़िश्ता रात फिर अफगानिस्तान की जानिब से फायरिंग का सिलसिला शुरू होता है और अब 48 घंटे के लिए सीज फायर जो है वो कर दिया गया है। आखिर अफगान तालिबान ये जो कुछ भी कर रहे हैं, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? देखिए, इस वक्त अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं, जो ये रजीम काबुल पे ऑक्यूपाई हुई है, इस वक्त वो उनके पास और तो देयर इज नो एक्टिविटी फॉर देम जी। दिस हैज बिकम अ वे ऑफ देयर लाइफ। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो टेररिज्म रिलेटेड इकोनॉमिक्स है और जो इलीगल रिलेटेड इकोनॉमिक्स है, स्पेक्ट्रम खासतौर पर पाकिस्तान की सरहद के ऊपर उनका, तो इसके साथ अब वो रिलेट हो गए। पहले वो रशियंस को लड़ते रहे बहुत अरसा, फिर वो अमेरिकन को लड़ते रहे, तो लॉट ऑफ डॉलर्स वर फ्लोइंग इन। पावर का हसूल जो है वो उनका मकसद है। बाकी ये शरीयत उसका एक शरेड है। तो पावर गेन करने के लिए उन्होंने ये टेररिज्म का एज अ फ्रेंचाइज अपने आप को प्रेजेंट किया है, टू बिकम अ क्लाइंट टू एनी प्रॉक्सी वेजिंग वॉर। जो भी प्रॉक्सी स्पॉन्सर दुनिया में मौजूद है वो अपनी वॉर कराने के लिए इनको इस्तेमाल कर सकता है। इट हैज बिकम अ फ्रेंचाइज। तो अभी इंडिया उनको एक प्रॉक्सी स्पॉन्सर मिला है अगेंस्ट पाकिस्तान, बट वहां पर और भी ऐसी तंजीमें हैं अदर देन द तालिबान रजीम, जैसे IMUs है, ETIM है, जो सेंट्रल एशिया को, चाइना को, इवन टू सम एक्सटेंट रशिया को। रशिया ने अभी उनको जो थोड़ा सा उनको माना है उनकी रजीम को, उन पे तो वैसे ही पाबंदियां इतनी सख्ती तो वो है नहीं। वो इसलिए है कि वो वहां से एमिनेट ना हो जी टेररिज्म उनके खिलाफ, क्योंकि इस ऑपरेशन संदूर के बाद इंडिया को और तो कोई हरबा मिला नहीं है। तो इट इज नाउ वेरी एविडेंट, क्लेम इट एज वेल कि हम पाकिस्तान के साथ ये चीज करेंगे। और अभी जिस तरीके से मुत्तकी साहब का वहां पे विजिट हुआ और ये जो कोलैबोरेशन और ये ऑपरेशंस दोनों का, ये जो उनका विजिट है और इस ऑपरेशन के टाइमिंग्स का मिलना, इसी चीज की निशानदेही करते हैं। जनरल साहब, ये बताइएगा कि ये जो भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये कोई मखसूस ग्रुप्स हैं जिनकी जानिब से पाकिस्तान के साथ ये शिद्दत पसंदी की जाती है, या आपके ख्याल में ये अफगान हुकूमत की एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, देयर इज अ थिंकिंग बिहाइंड, न सिर्फ अफगानिस्तान की सोची, नॉट अफगानिस्तान बट तालिबान रजीम की, क्योंकि इसमें पीपल ऑफ अफगानिस्तान की कोई एस्पायरेशंस नहीं है। देयर इज अ सीरियस थिंकिंग इनसाइड अफगानिस्तान। वहां पर ऐसे लोग अभी मौजूद हैं जो कहते हैं कि ये तालिबान किस तरह की पॉलिसी लेकर आ गया कि वो पाकिस्तान के साथ एनिमिटी पे उतर आए। वो पाकिस्तान जो जामिन है इनकी स्टेबिलिटी का, विदाउट पाकिस्तान इनके आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को, अपनी बाकी चीजों को, अपने सोशो साइको पॉलिटिकल इकोनॉमिक हर डोमेन के अंदर पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर सकता है और कर रहा है और किया है। तो मैं तो जाती तौर पे ये जो पास्ट की हमारी वो जो होती थी ना जी कि ये बड़ा हमने कुर्बानी दी और ये, मैं तो उस डिबेट में जाना नहीं चाहूंगा। वो अभी बस रोने का कोई फायदा नहीं है। यू कांट वीप ऑन द स्पिल्ड मिल्क। तो बस वही इसी तरह की बात है। इसी को अब इसी तरह के अफगानिस्तान के अंदर जो रजीम है तालिबान की, इन्हीं के साथ हमने गुजारा करना है। ये कोई ग्रुप्स ऑल नहीं है, ये ज्यादातर तालिबान है, TTP, फिर पाकिस्तान उनको अवेलेबल है, वैसे ही वो वहां पे रह रहे हैं, और भी मुख्तलिफ फैक्शंस उनको अवेलेबल है। तो एक फ्रेंचाइजीज का एक ग्रुप है, आप समझे, कंसोर्शियम बना हुआ है जी टेररिज्म का। वो ये कार्रवाइयां करें। इट इज नॉट फ्रॉम द अफगानिस्तान पीपल या अफगानिस्तान की कोई पॉलिसी है सच फ्रॉम द एस्पायरेशंस ऑफ पीपल हो, ऐसी बात नहीं है। ये जनरल साहब, अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात की जाए, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, सबकी यही ख्वाहिश है कि यहाँ पे अमन कायम होना चाहिए इस खित्ते के अंदर, खासतौर पे अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन जब से जो अफगान वजीर खारजा हैं, जब उन्होंने भारत का दौरा किया है, उसके बाद से बॉर्डर के ऊपर हम देख रहे हैं कि शिद्दत आ गई है। आप समझते हैं कि बेसिकली इस दौरे के बाद ही
ही सूरत-ए-हाल ज़्यादा ख़राब हुई है? देखिए, भारत इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है जी। दे आर नॉट फाइंडिंग एनी लैंडिंग ग्राउंड एनीवेयर। ठीक। उनको कहीं ना डिप्लोमेसी में, ना उनकी पॉलिटिक्स में, ना पॉलिटिकल, ना डिप्लोमेटिक, ना मिलिट्री, कहीं भी उनको लैंडिंग ग्राउंड्स नहीं मिल रहे। तो स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज भारत, जो कल तक हाउडी मोदी कर रहा था, अब की बार ट्रंप सरकार और अमेरिकन प्रेसिडेंट की कैंपेन चला रहे थे, वो यहाँ तक कहा करते थे कि जी पाकिस्तान इज नॉट अ मीनिंगफुल कंट्री, हम तो उसको कुछ समझते ही नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब गलियों में रुल रहा है, हर जगह फिर रहा है, और लैंड कहाँ पे किया है? एक ऐसी स्ट्रिप पे जो टेररिज्म जिसके खिलाफ वो सबसे ज्यादा बोला करते थे, स्ट्रिप ऑफ काबुल। तालिबान के साथ उन्हें मौका मिला है अपनी पॉलिसी अपनाने का, तो अभी वो खिफत मटा रहा है। स्लैप ऑफ अ डाइंग मैन जिस तरह होती है ना, वो आर्डीन ऑफेंसिव में जो जर्मन ने आखिरी ऑफेंसिव किया था, तो इट इज लाइक दैट। देखिए ना, 2-3 ही रजीम्स है जो उनको सपोर्ट करती हैं। तालिबान है, लिक्विड पार्टी का, इजराइल से उनको सपोर्ट मिलती है, वन ऑर्डर फ्रॉम द साउथ अमेरिका। उसके अलावा तो किसी ने उनको मुंह नहीं लगाया है जी। तो आज जो पाकिस्तान को आइसोलेट करते करते वो खुद आइसोलेट हो गया। तो अब जब यहाँ पर इनकी कोलैबोरेशन हुई है, तो ये ऑफ कोर्स इट इज डिस्टेबलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। पहले ये फ्रॉड और शरेड करते थे अमेरिका के साथ कि हम जी आपके नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, हम चेक करेंगे, चाइना को चेकमेट करेंगे, लेकिन वो पकड़े गए, वो वल्नरेबल हो गया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च किया, तो उसके बाद जब अमेरिका से भी बुरे हालात हुए, हर जगह से रिजेक्ट हुए, तो वो इन कोलैबोरेशन विद तालिबान अब वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इंडिया के अंदर भी जो सेकुलर या डेमोक्रेटिक सोच है, वो इसको बहुत छोटी निगाह से देख रही है। दे आर रियली प्रिटर्ब्ड कि ये मोदी साहब ने क्या हशर कर दिया है। कहाँ वो भारत जो इंटरनेशनल पावर बनने के चक्कर में था, आज तालिबान की साथ मिलकर अपनी एप्लीकेशन कर रहा है टू अंडू पाकिस्तान, व्हिच दे विल नेवर सक्सीड। ये जनरल साहब ये बताइएगा कि अब जारी बात है, हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं ये बॉर्डर के ऊपर टेंशन, रोजाना की ये झड़पें, लेकिन ऑब्वियसली ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। इवन दो पाकिस्तान का अपर हैंड है सारे मामले के अंदर, लेकिन फिर भी ये इसका मुस्तकिल हल नहीं है। क्या समझते हैं इस मुस्तकिल हल के लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए? सबसे पहले तो जी ब्रिंग ऑर्डर विद इन, फाइट द एनिमी विद इन। अपने हमारा इंटरनल जो चीजें हैं इनको हमें ठीक करने की जरूरत है, एक पॉलिसी की जरूरत है। पॉलिटिशियंस के विल हैव टू ओन दिस वॉर, उनको प्रोसिक्यूट करनी है। प्रोसिक्यूशन जो भी वॉर है ना जी, इट इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हम वॉर को और मिलिट्री को एक तरफ कर देते हैं और पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी को एक तरफ कर। इट इज नॉट लाइक दैट। मिलिट्री की भी जो एप्लीकेशन है, we need to understand this is basically the extension of the policy। यही लिखा पढ़ा समझाया जाता है और यही एक्चुअल ऑन ग्राउंड चीज है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप विल हैव टू ओन दिस वॉर, नंबर 1। नंबर 2, हमें रीजनल अलायंसेस करनी है जी चाइना के साथ, क्योंकि चाइना को यहाँ से खतरा है, ईरान के साथ, ईरान को यहाँ से खतरा है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज BRIs और हो रही है यहाँ पे रूट्स निकल रहे हैं, चाइना दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहा है। और ये अफगानिस्तान फिर एक बीच में एक प्रॉब्लम लेकर आ गया है। किसके कहने पर? इंडिया के कहने पर। वो किसको चैलेंज कर रहे हैं? चाइना को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये रीजनल अलायंसेस हमने करनी है रशिया के साथ। अभी रशिया फोरम जो हुआ है उसमें बड़ा क्लियरली जो वहां पे एलामिया जारी है, बड़ा क्लियरली इंडिकेट किया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन इज नॉट अ सेफ सरजमीन। और उसके बाद अफगानिस्तान के वो एलिमेंट्स जो पोलिटिकली स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो जेन्युइनली अफगानिस्तान को दोबारा नक्शे पर देखना चाहते हैं, वरना तो अब ये नॉन स्टेट एक्टर्स का गढ़ बन गया जी, तो उनके साथ आपको बातचीत करनी होगी। और प्लस जो मिलिट्री ऑपरेशंस है, काइनेटिक्स है, पावर स्पीक्स, पावर प्रोवाइड्स यू द सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। पाकिस्तान की तरफ जो भी मैली आंख से देखेगा या जो भी एप्लीकेशन करेगा, चाहे इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, फॉर दैट मैटर कोई भी हो, पाकिस्तान हमेशा अपनी डिफाइंस और अपने डिफेंस को अपने मजबूत रखना है, अपनी डेटर्स को रीगेन करना है, एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ ही आप ये डायलॉग। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सियासी मामला के हवाले से भी बात करेंगे, जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ चुकी है। इस तब्दीली से पाकिस्तान की सियासत में क्या तब्दीली आएगी, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली आ गई। क्या खैबर पख्तूनख्वा भी तब्दील होगा? आज तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वज़ारत आला के ओहदे का हलफ उठा लिया। कहा जा रहा है कि मौजूदा हालात में उनके लिए वज़ारत आला का ओहदा फूलों की सेज से ज़्यादा कांटों भरा ताज साबित हो सकता है, क्योंकि सुहेल आफरीदी को वज़ारत आला का मनसब एक ऐसे वक्त में मिला है जब खैबर पख्तूनख्वा मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी के शदीद भंवर में फंसा हुआ है। ये सिर्फ एक सियासी जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये एक एहसाब शिकन आजमाइश भी है।
अब सवाल यह है कि क्या महदूद सियासी तजुर्बे और जारहाना हिकमत अमली के साथ वज़ीर आला सुहेल आफरीदी सूबे को दरपेश चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हैं? आइए एक नज़र नौमुंतखब वज़ीर आला को दरपेश 10 अहम चैलेंजेस पर डालते हैं। चैलेंज नंबर 1, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। नए वज़ीर आला के लिए सूबे में दहशत गर्दी की बढ़ती हुई लहर पर काबू पाना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। क्या नए वज़ीर आला मुज़ाकरात के ऑप्शन के साथ आगे बढ़ेंगे या दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत करेंगे? चैलेंज नंबर 2, नए वज़ीर आला के लिए पाक अफगान सरहद पर कशीदगी और पनागज़ीनों का मसला एक अहम चैलेंज साबित होगा। उन्हें अफगान पॉलिसी पर नजरसानी और सरहदी इलाकों में अमन के लिए मौसर हिकमत अमली पर विफाक से बात करना होगी। क्या सुहेल आफरीदी इस अहम और स्ट्रेटेजिक चैलेंज की नौयत को मद्देनजर रखते हुए इससे अहसन तरीके से निपटने के लिए तैयार हैं? चैलेंज नंबर 3, साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तरह नए आने वाले वज़ीर आला के लिए अपने पार्टी कायद इमरान खान की रिहाई का अहम चैलेंज दरपेश होगा। इश्क इमरान में मुब्तला नए वज़ीर आला अपने लीडर की रिहाई के लिए एहतजाजी या कानूनी राह इख्तियार करेंगे या फिर बैकडोर राब्तों पर इन्हिसार करते हुए बंद दरवाजे खोलने की कोशिश करेंगे? चैलेंज नंबर 4, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के विफाक से ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जिसके बायस नए वज़ीर आला को मरकज़ और सूबे के दरमियान सियासी हम आहंगी के फुकदान का सामना करना पड़ेगा। क्या सुहेल आफरीदी इस अहम मामले पर साबिक वज़ीर आला की पॉलिसी को लेकर चलेंगे या नई राहें तलाश करने की कोशिश करेंगे? चैलेंज नंबर 5, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें विफाक पर इल्ज़ाम लगाती आई हैं कि विफाक उनके वाजिबुल अदा फंड्स नहीं देता, जिसके बायस सूबा माली बहरान का शिकार रहता है। क्या इस अहम मुआशी इशू को हल करने के लिए नए वज़ीर आला विफाक से ताउन के लिए हाथ बढ़ाएंगे या फिर जारहाना हिकमत अमली अपनाएंगे? चैलेंज नंबर 6, तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात किसी से ढके छुपे नहीं। अली अमीन गंडापुर के दौर में तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात की बातें ज़बान ज़द-ए-आम थीं। क्या नए वज़ीर आला सिर्फ सूबे की हद तक अपनी जमात को मुतहद रख पाएंगे? चैलेंज नंबर 7, सुहेल आफरीदी अली अमीन गंडापुर के मुकाबले में कम सियासी तजुर्बा रखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काबीना ब्यूरोक्रेसी को साथ लेकर चलने का चैलेंज दरपेश होगा। क्या नए वज़ीर आला इस नए चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं या फिर कानून साजी के जरिए ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात महदूद करने की कोशिश करेंगे? चैलेंज नंबर 8, सुहेल आफरीदी को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए तहरीक इंसाफ के अकाबरीन अपनी रवायत से हटकर तमाम अपोजिशन जमातों के पास चल कर गए। गवर्नर ने भी हल्फबर्दारी में रखना डालने की कोशिश की। इस सब के बावजूद क्या नए वज़ीर आला अपोजिशन से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रख पाएंगे? चैलेंज नंबर 9, नए वज़ीर आला ने अपनी पहली तकरीर में अपनी पार्टी के सोशल मीडिया को अपने लिए एस्टैब्लिशमेंट करार दिया। आज जो सोशल मीडिया सुहेल आफरीदी के गुण गा रहा है, माजी में यही सोशल मीडिया अली अमीन गंडापुर के आने पर भी काफ़ी खुश दिखाई देता था, लेकिन फिर इसी सोशल मीडिया के तेवर बदले और वफादार अचानक गद्दार हो गया। क्या सुहेल आफरीदी सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद का मौसर अंदाज में सामना कर पाएंगे? चैलेंज नंबर 10, सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने पर सोशल मीडिया पर यह बहस जारी है कि पार्टी ने एक आम कारकुन को वज़ीर आला बनाया। अगरचा ये जमहूरी सियासत में एक अच्छी रवायत है, लेकिन क्या आम कारकुन वज़ीर आला बनने के बाद सूबे के आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी ला सकेगा या फिर इश्क इमरान के दिल लुभाने वाले नारों से ही कारकुनों के जज्बात भड़काएगा? इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शुमाइला राना साहिबा, हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेहरबानो कुरैशी साहिबा, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार गरीदा फारूकी साहिबा। तीनों खवातीन का बहुत बहुत खुशामदीद। सबसे पहले गरीदा साहिबा आपके पास आना चाहूँगा, नए वज़ीर आगे बूम बूम आफरीदी साबित होंगे कप्तान के लिए या आपके ख्याल में पहली बॉल के ऊपर आउट होने के चांस हैं? ये आपने क्रिकेट का एक ऐसा सवाल कर दिया। आप खुद क्रिकेट के बड़े माहिरीन में से एक हैं, लेकिन मेरा और क्रिकेट का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, मुझे इस खेल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं सिर्फ आपके सवाल का सियासी जवाब जो है वो दे दूँगी। देखें, यहाँ तक तो कहा था सुहेल आफरीदी ने कि वो इश्क इमरान में मुब्तला होकर आए हैं, जिसका आपने बड़ा ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन भी दिया है और आपने उसको चैलेंजेस के तौर पे सामने रखा है। लेकिन इश्क इमरान में सनम जावेद साहिबा कहाँ से आ गई? आज जो पहला कदम उठाया है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने, वो पहला टास्क ही सनम जावेद की गिरफ्तारी के हवाले से था। तो होना तो ये चाहिए था कि अगर वो वाकई इमरान खान को रिहा करवाने के लिए आए, हालांकि वो एक अलग डिबेट है कि आप एक सूबे के 5-6 करोड़ की आबादी के आप मुंतखब होकर चीफ मिनिस्टर बन के आए हैं और आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ इमरान खान को रिहा करवाने के लिए आया हूं। तो जो काम अली अमीन गंडापुर नहीं कर सके, इतना दबंग वज़ीर आला, चाहे बड़कों की हद तक हो, चाहे सियासी बयानबाजी की हद तक हो, लेकिन जो काम गंडापुर नहीं कर सके वो सुहेल आफरीदी कैसे कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो ये जो उनका स्लोगन था कि मैं इश्क इमरान में हूँ, मेरा जो एक ही काम है इमरान खान को रिहा करवाना, सो दिस वाज जस्ट टू प्ले टू द
galleries of social media and to play to the galleries of PTI workers. ये पॉसिबल तो नहीं हो सकेगा, चाहे सुहेल आफरीदी आ जाएं, चाहे किसी को भी और लेकर आ जाएं इस टेन्योर के अंदर, ये फिलहाल इमरान खान की रिहाई का काम मुमकिन नहीं हो सकेगा किसी से भी। लेकिन आज जो पहला काम बतौर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने, जो कि 5-6 करोड़ की आबादी का सूबा है, वो ये कि पंजाब से आई हुई सनम जावेद जो कि खैबर पख्तूनख्वा से आई थिंक अरेस्ट हुई थी, उनकी गिरफ्तारी के मामले को उन्होंने उठा लिया, उस पर आईजी, ये उनका पहला इकदाम था। तो आप उनकी प्रेफरेंसेस नोटिस कीजिए, आप उनकी प्रायोरिटीज़ नोटिस कीजिए कि इस वक्त उन्हीं के सूबे में बॉर्डर पे अफगानिस्तान के साथ कशीदगी चल रही है। आपके 29 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। ठीक है, आपने 200 से ज़्यादा तालिबान मार दिए हैं, अफगान तालिबान, दीगर तालिबान सैकड़ों आपने ज़ख्मी कर दिए हैं, बहुत बेहतरीन आपने जवाब दिया है। लेकिन आपके सूबे के साथ जो बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान का, वहाँ पर ये सूरत हाल चल रही है। आपके सूबे के अंदर लॉलेसनेस है, करप्शन है, बैड गवर्नेंस है, सेहत का कोई हाल नहीं है, वहाँ पे बुनियादी सहूलियात का कोई हाल नहीं है, और आपकी प्रेफरेंस है कि सनम जावेद। तो ये फिर मीडिया तो आपसे सवालात करेगा ना जब आप गवर्नेंस की इतनी बुरी मिसालें कायम करेंगे। और सुहेल आफरीदी साहब से बड़ी तवक्को मेरा ख्याल है कि है, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बल्कि दीगर पाकिस्तान को भी, मीडिया को भी, मुझ समेत सबको होनी चाहिए तवक्को कि वो एक नौजवान चीफ मिनिस्टर हैं, पहली बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। ठीक कहा उन्होंने कि उनके नाम के साथ कोई शरीफ नहीं है, कोई जरदारी नहीं है, कोई भुट्टो नहीं है, तो फिर वो काम करके दिखाए ना कि जो शरीफों की फैमिली, जरदारियों की फैमिली या भुट्टो की फैमिली या उनकी फैमिली पार्टियां जो आप कहते हैं वो नहीं करते। आपने तो आते साथ ही वही लकीर के फ़कीर बन गए, और आप आकर अपने सोशल मीडिया के जो है वो कैदी बन गए। आप कैदी 804 को रोते हैं, लेकिन आप अपने खुद सोशल मीडिया के कैदी बने हुए हैं। तो आप आके साबित करें ना कि आप एक शख्सियत के हिसार में नहीं है, आप सिर्फ एक शख्सियत के कैदी नहीं बने हुए, ये आप आकर साबित करें। आपने तो वो साबित नहीं किया, आप अवाम को डिलीवर करके दें। ठीक। मेहरबानो साहिबा, ये एक चार्जशीट है ऑब्वियसली कि सनम जावेद आखिर उनके हवाले से ही पहला हुक्म क्यों? और भी बहुत से मसाइल, मतलब आपके बॉर्डर एरिया के ऊपर इतनी कशीदगी इस वक्त चल रही है और लॉलेस उसके भी इश्यूज हैं, करप्शन के इश्यूज हैं, इतना ज़रूरी था आपके ख्याल में सनम जावेद के हवाले से पहला हुक्म जारी करना? मुझे तो मैं मुस्कुरा रही थी ये चार्जशीट सुनते हुए। मेरे ख्याल में 6 बजे के करीब, 5-6 बजे के करीब जो है वो सुहेल आफरीदी साहब ने हल्फ लिया, तो इस वक्त 9:30 है, तो शायद 4 घंटे हुए होंगे कि वो वज़ीर आला के मनसब पे आए हैं। और गरीदा बीबी ने ऐसी चार्जशीट खड़ी कर दी कि जैसे वो पता नहीं पिछले 4 सालों से यही जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऑफ कोर्स वो प्रूव करके आपको दिखाएंगे बीबी, मगर 4 घंटों में अगर आप चाहती हैं कि कोई अलादीन का चिराग उनके हाथ में आ जाए और छू मंतर करके सब खैबर पख्तूनख्वा के जो मसले हैं वो एड्रेस हो जाएं, तो यू आर सेटिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। एक बंदा अभी दफ्तर में आया है, आप देखेंगे, और मुझे पूरा यकीन है। और क्यों ये यकीन है? क्योंकि जो सुहेल आफरीदी साहब हैं वो ISF से आए हैं, वो मतलब ग्राउंड से आए हैं उठकर, उनको अपने इलाके का, और वो एक कबायली इलाकों से हैं, उनका ताल्लुक जिस इलाके से है उसने पिछले जब से शायद इन्होंने होश संभाला है तो उन्होंने वहाँ पे कशीदगी देखी है, जंग बंदी देखी है, तो उनको इन चीज़ों की आई थिंक बखूब समझ भी होगी क्योंकि वो इससे गुजर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में ये कह देना कि जो बंदा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है इस जंग से, उसको इस जंग से कोई लेना देना नहीं होगा, तो ये कोई अहमकाना सी बात लगती है। मेरे ख्याल में उनकी सबसे पहले तरजीह यही होगी। एंड जो आपने चैलेंजेस बयान किए जो उनके लिए हैं, बिल्कुल ढेरों चैलेंजेस हैं, और मेरी नज़र में जो सबसे अहम इस वक्त है कि जो हमारे बॉर्डर्स पर इस वक्त कशीदगी है, और जो अभी आपके पिछले सेगमेंट में भी जो जनरल साहब फरमा रहे थे कि ब्रिंग ऑर्डर विद इन, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तफाक करती हूँ कि सबसे पहले हमें विद इन आवर बॉर्डर्स ऑर्डर लाना होगा। और जो वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल लीडरशिप को इस वॉर को ओन करना है, तो ओनरशिप कैसे पैदा होती है मंसूर साहब? ओनरशिप यूं पैदा नहीं होती है कि एक तरफ से एक हुक्म आ जाए या एक पॉलिसी आ जाए और उसके ऊपर किसी किस्म की कंसेंसस बिल्डिंग ना हो। अब कंसेंसस बिल्डिंग तभी होती है जब आप एक दूसरे के साथ बैठ के गुफ्तगू करते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स का जो नज़रिया है उसको समझते हैं, सुनते हैं, और एक होलिस्टिक पॉलिसी बनती है,
फिर ओनरशिप पैदा होती है। एंड आई थिंक दैट इज़ द नीड ऑफ द डे। हमें सियासत से बढ़ के हट के इसको सबसे पहले अपनी तरजीह देनी होगी, बिकॉज ये एक बहुत ही संगीन मसला है। ठीक है। शुमाला साहब, ये नए वज़ीर आला आ गए। जी बोलिए खान साहब। जी बोलिए। मैं सिर्फ एक जुमला एक चीज़ कहना चाहूँगी आपकी इजाज़त से। ये सब कहीं सुना सुना महसूस होता है मंसूर अली खान साहब कि नौजवान हैं, ISF से आए हैं, पहले कभी सियासत में नहीं। ये आपको सुना सुना महसूस हो रहा है ना? आपको याद होगा कि उस्मान बुज़दार पहली दफ़ा आया है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, पसमानदा इलाके से है, जनूबी पंजाब से है, इसके तो गांव में बिजली तक नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा, इसके नाम के साथ कोई टैग नहीं लगा हुआ। ये सब हम सब कुछ सुन चुके हैं, तो हम ये सब कुछ देख चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इस वक्त PTI के लिए सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नेंस का है और सूबे की लॉलेसनेस का, अमन व अमान का है। तो मेरे तो विशेज़ हैं कि सुहेल आफरीदी कम अज़ कम कामयाब हो जाएं। ठीक है। मैं शुमाला साहब, ये बीबी आपकी जितनी ऑब्जर्वेशंस है ना, उससे सिर्फ और सिर्फ आपका जो तासुब है वो छलकता है और कुछ नहीं। उनकी राय ऑलरेडी बायस्ड अगेंस्ट अ मैन हु हैज जस्ट कम इन। जी राय है, मगर राय जो है जब वो व्हेन इट इज लेडन विद बायस, तो उसको पॉइंट करने में क्या खराबी है? चले, ये आपकी राय है। ये जिस तरह राय सारे दे रहे हैं, आपकी राय है। सवाल का या राय का जवाब उसको आप बायस्ड कह के ये नहीं कर सकते, आप उसको बायस्ड कह के रद्द नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक खासा है, लेकिन जाहिर है मेरा पार्टिसिपेंट्स की तरफ भी ओपिनियन है। जी वही राय है, जिस तरह मैंने कहा राय है, ये भी आपकी राय है। आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन नहीं है। इस पे बड़ी जबरदस्त कहावत है, लेकिन नेशनल टीवी पे मैं बोल नहीं सकती, आप समझ गई होंगी। वो आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन। मेरा ख्याल है मेरा ओपिनियन ले लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा इन दोनों की लड़ाई में। चले मैं आगे मूव करता हूं। मैं शुमाला साहब, अब नए वज़ीर आला आए हैं, आपकी जमात ने भरपूर कोशिश की, आपके अपोजिशन लीडर हैं, उनकी जानिब से भी भरपूर कोशिश हुई कि इनका रास्ता जो है वो किसी तरह रोका जाए, और वफाक के और पेशावर के दरमियान, इस्लामाबाद और पेशावर के आपस के ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे अब माजी के अंदर, अगर रिसेंट पास्ट के अंदर देखें। और ख़ास तौर पे जो ये वज़ीर आला हैं, बड़े जारहाना वज़ीर आला ये कंसिडर किए जाते हैं। तो अब ये रिलेशनशिप क्या मज़ीद ख़राब हो जाएगा, या आप लोग कोई कोशिश करेंगे कि उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है बन जाए किसी तरह? देखिए मंसूर, आपने आज उनकी जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्पीच सुनी थी, नए वज़ीर आला जो हैं उन्होंने अपनी तरजीहात जो हैं वो आवाम के सामने रख दी हैं। ठीक है। और उनकी तरजीहात में सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इमरान ख़ान का इश्क और इमरान ख़ान से मोहब्बत, और मेरा ख़्याल है कि एक ख़ातून जो सानिया 9 मई और रियासत को, स्टेट को ललकारती रही हैं, और वो उनके लिए उन्होंने अपने जज्बात का इजहार भी किया है, और उन्होंने अमलन भी जो इसके ऊपर उनका पहला जो इकदाम था एज ए वज़ीर आला, उन्होंने IG खैबर पख्तूनख्वा को बुलाकर रिपोर्ट ली है। जी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पहले तो बात ये है कि इस सारे प्रोसेस को, ये जो ऑल इलेक्टोरल प्रोसेस हुआ है सूबे के चीफ मिनिस्टर का, इसमें कुछ रिजर्वेशंस जो हैं वो अपोजिशन जमातों को थीं, हमें भी थी। जब मामला अदालत में जी मामला जब अदालत सब जुडिस हुआ, तो उसके बाद तो फिर कोई दूसरी राय ही नहीं थी, क्योंकि हम तो आइन और कानून को जो है वो उसके सामने ताबे अपना सर जो है वो सरेंडर करते हैं हम उनको, तो हमने उनको कबूल किया। लेकिन इशू ये है कि उनका ताल्लुक जो है, जैसे अभी हमारी बहन कह रही थी तहरीक इंसाफ की रुकन है, वो कह रही थी कि वो कबायली इलाके से हैं। जी। तो मेरा ख्याल है कि जिस वक्त खून की नदियां बह रही हैं और हमारे जो पाक फौज के जो जवान हैं उनके लाशें उठा के जो है उनके घर वाले और जो इदारा है वो लेके फिर रहा है, और उनकी भी रिसेंटली तदफीन हुई है, तो ऐसा कबायली इलाके का वज़ीर आला जिसकी कोई एक स्टेटमेंट भी उनके लिए नहीं थी। अभी 4 घंटे वो कह रही हैं। मैं कहती हूँ 1 घंटा भी क्यों ना हो, वो तो कर चुके ना। अच्छा। तो फिर इतनी जल्दी एक मोहतरमा को आज़ाद करवाने की इतनी जल्दी क्या थी? ठीक। अगर वो पाकिस्तान के सूबे के अवाम की, KPK के अवाम के लिए लाए अमल नहीं दे सकते, कोई उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो सामने नहीं आई, तो मैं ये समझती हूँ कि ये तो फिर एक जमात का खेल है। देखिए, जब भी कोई जमात आती है बरसर इक़्तिदार, तो ये सियासी जमातों को भी ये बाखूबी इल्म है इस बात का, जो पॉलिटिकल जमातें हैं। अच्छा। जो मैं समझती हूँ ऑब्लाइज स्टफ है, उनको इस बात की समझ नहीं है कि वज़ीर आला ये पॉलिटिकल जमात नहीं, PTI
اس کے اوپر میں بات نہیں کر سکتی کیونکہ جماعتیں اپنے ایکٹ سے بتاتی ہیں کہ ہم پولیٹیکل جماعت ہیں, ہم کارکنوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. 90 MPs نے وہاں پہ دوسری ووٹ بات کیا یہ ہے ہے, نہیں ان کے لیے تو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے بھی اپنا فیصلہ دے چکے ہیں ان کی حیثیت کے بارے میں, لیکن میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتی. میں پوائنٹس کے اوپر رہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, ان کی ترجیحات میں عوام شامل ہی نہیں تھی. اچھا, خیبر پختونخوا جہاں پہ دہشت گردی کی جو ہے لہر جو ہے اٹھی ہے اور اس نے سر اٹھایا ہے, ان کی کوئی ترجیحات میں کوئی ایسی چیز شامل ہی نہیں ہے کہ جس میں وہ صوبے کو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر کریں, صوبے کو دہشت گردی سے بچائیں. ان کے پاس ایسی کوئی حکمت عملی ہی نہیں تھی, انہوں نے اپنی تقریر میں کوئی ایسا ادا ہی نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ ایک اور ثانیہ 9 مئی ہونے جا رہا ہے؟ کیوں, وہ کس طرح؟ کیا میں بتاتی ہوں. جب وہ کفن باندھ کر نکلنے کے لیے عزم لے کر آئے ہیں کہ میں نے عمران خان کو رہا کرانا ہے, اور اس طرح کے عزم جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی کر چکے تھے, اور وہ بھی اپنا جو ہے وہ وفاق پہ دھاوا بولنے کی انہوں نے کوشش کی, اور یہ ٹرائی اگر یہ بھی کریں گے تو یہ وفاق اور صوبے کے درمیان میں یہ میرا خیال ہے کہ مسائل جو ہیں وہ بڑھیں گے, یہ کم نہیں ہوں گے. لیکن اس وقت KPK میں حکومت جو ہے اگر تحریک انصاف اپنی سمجھتی ہے تو وہ صرف تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے, وہ عوام کی حکومت ہونی چاہیے. انہوں نے کل عمران خان صاحب سے ہونی چاہیے. عمران خان صاحب سے ملنے کی درخواست دی ہے کہ جی میں عمران خان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں, تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ملنے کی اجازت مل جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے اس کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. اچھا, جیل مینول کے مطابق آپ لوگوں کو زیادہ پسند نہیں ہے نا, اس لیے کہہ رہا ہوں. نہیں دیکھیں بات سنیں, اس کے اوپر بھی میں ایک بات کلیئر کر دوں. میں ایک سیاست کی طالبہ اور قانون کی طالبہ ہونے کے ناطے میں یہ قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو کسی قیدی کی ملاقات یا کسی کے اوپر مقدمہ دائر کرنا اور جیل میں اس کو سہولیات دینا, یہ حکومت کا کام نہیں ہے. یہ جیل مینول کے مطابق آپ کا جیل کا سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ آیا کہ انہوں نے کب اور کس وقت اور کہاں کیسے ملاقات کرانی ہے. مطلب ہمارا اس میں PM کا یا کسی اور کا تو رول نہیں ہے نا. اچھا, نہیں اس میں حکومت کا تو کوئی رول نہیں ہے. کسی اور تیسرے فریق کا نہیں ہے. کسی تیسرے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو جیلر ہے وہی فیصلہ, سپرنٹینڈنٹ فیصلہ کرتا ہے. جیل مینول کے مطابق ان کو ابھی تو عمران خان صاحب کو تو جیل میں جو سہولیات میسر ہیں, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو نانی اماں کا گھر لگتا ہے. جتنی سہولیات ان کو وہاں پہ میسر, اگر حکومت کا اس میں عمل دخل ہوتا تو کیا دیسی مرغیاں اور وہ جو ہے جو اولیو آئل اور یہ چیزیں تو نہیں ملتی نا جیلوں. ایسے نانا اماں کے گھر تو بہت سے لوگ جانا چاہیں گے. ہاں, ایسی نانا اماں کے گھر تو سب بھی جانا چاہیں گے, لیکن وہ جیل کم ہے. اگر وہ حکومت کا کردار ہوتا تو ہم سب سے پہلے شاید دیسی مرغیاں جو ہے وہ بند کرتے اور جو دمبے اور بکرے ہیں وہ بند کرتے ہیں. اتنی پارٹی چل رہی ہے وہاں پہ سننے میں, آپ بھی تو سنتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا, میں تو گیا ہی نہیں. ہم تو سن, اللہ نہ کرے میں کبھی جیل جاؤں گا. نہیں, ہاں ایز اے وزٹر تو جا سکتے ہیں. مہربانو صاحبہ جی جلدی بولیے, میں غریزہ صاحبہ کے پاس جاؤں گا. جی نہیں, آخری جملہ سن کے مجھے تو بڑی حیرانی ہو رہی ہے, تھوڑا سا افسوس بھی ہو رہا ہے. پتہ نہیں شمائلہ بی بی کی نانی کا گھر کیسا تھا کہ ان کو اڈیالہ جیل جیسا لگتا ہے. اللہ نہ کرے کہ کسی کی بھی نانی کا گھر ایسا ہو کہ آپ کو قید تنہائی میں رکھا جائے وہاں پر, اور آپ کے جتنے بھی بنیادی حقوق ہیں ان کو وہاں پہ ان کی پامالی ہو. اور انہوں نے ابھی فرمایا کہ حکومت کا تو اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں, مگر کیا ان کی حکومت کا حکمرانی سے لینا دینا ہے؟ کیونکہ مجھے تو لگتا ہے اس پہ بھی ان کی زیادہ کوئی چلتی نہیں ہے, تو صرف یہ تو حکم کے تابعدار ہیں, عدلی سی حکومت ہے. نہیں, فردر مور میں نے شمائلہ بی بی کی جو گفتگو سنی, ایک اور بات پہ بڑا تعجب ہوا کہ وہ لوگ جو عوام کا ووٹ چوری کر کے آئے ہیں وہ کیا عوام کی باتیں کرتے ہیں. یہ تو ووٹ چور ہیں, وہ بھی عوام کا ہی ووٹ کا. ان کو عوام کا اتنا درد آ گیا کہ انہوں نے آئین کی دھجیاں اڑا دی, جمہوریت کو دفن کر دیا. لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ پامال ہوتے ہیں روز. آپ دیکھیے پنجاب پولیس کا جو اس وقت ریکارڈ ہے, جو ان کے جوڈیشل کسٹڈی میں جو اس وقت اموات ہو رہی ہیں اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں, اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکومت خاص طور پہ پنجاب کی, اس کا نہ بنیادی حقوق میں کوئی یقین ہے, نہ ہی جمہوریت میں کوئی یقین ہے, اور عوام کا تو ان کا صرف یہاں تک لینا دینا ہے کہ بس مریم بی بی کی کا سٹکر لگاؤ تو بس واہ واہ ہے, باقی تو ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے عوام سے. دیکھیں مریم بی بی کی اگر سلپ پہ اگر ان کی کوئی تصاویر یا کسی چیز پہ لگی ہوتی ہیں
تو خدا نخواستہ مریم بی بی نے سیلانی ویلفیئر کا فنڈ لے کر اپنی فوٹوز نہیں لگائیں، انہوں نے پنجاب حکومت کے اپنی جیب سے بھی نہیں لگا رہی ہیں شمائلہ بی بی، پنجاب حکومت ان کو ان ماضی کے میں گھر پتہ ہے نا کی، کہ ان جو کے گھر این جی سے اوز وہ کے کے فنڈس ورثے کے میں اوپر نہیں اپنی ملی ان کو یہ تصاویر لگا کر حکومت۔ بھی یہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو بدھو بناتے رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بلیم گیم سے مہر بی بی ہمیں باہر آنا چاہیے، آپ کو ریئلٹی کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اس وقت پنجاب کی جو حکومت ہے وہ عوام ہے، وہ مریم نواز شریف کی کارکردگی سے بہت چوری کر کے آئی ہے۔ آپ وہاں پہ عثمان بزدار نہیں ہے، وہاں پہ مریم نواز شریف حکومت کر رہی ہیں۔ اور میں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایک سوال، کلنگ کے بارے میں بات کرتی ہیں غریزہ تو آپ صاحبہ یہ سوچیں آج آپ کے جو خیبر پختونخوا میں آپ کی 10 سال سے آپ براجمان بیٹھے ہیں، وہاں پہ آپ کوئی ہمیں عوام کی سہولت بتا دیں، لوگ جو ہیں وہ آپ کو بددعائیں دے رہے ہیں کہ ہم نے کیسی قیادت ہے اس کو اپنے سر پہ بددعائیں مسلط دیتے ہیں، کر ووٹ لیا۔ بھی دیتے ہیں ان کو جی اب دے رہے ہیں ہم، تو ہمیں کیوں دو تہائی اکثریت ملی اور آپ کو کیوں ووٹ چوری کر کر آنا پڑا؟ شمائلہ بی بی پنجاب کے صوبے کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مصیبت میں، دکھ میں، تکلیف میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہیں، تو کے پی کے لوگ اور سندھ کے لوگ بھی اپنے وزیر اعلیٰ کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں جو مریم نواز شریف پنجاب میں اپنی عوام کے ساتھ کر رہی ہیں۔ ظاہری سی بات ہے پچھلے دنوں میں اگر آپ اس خوابوں کی دنیا میں رہ کر خوش ہیں شمائلہ بی بی، میں ذرا غریزہ فاروقی صاحبہ کے پاس ایک منٹ جانا چاہوں گا جی، میں ایک منٹ ذرا غریزہ صاحبہ، یہ چونکہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ ایک بات کو غریزہ صاحبہ ایڈمٹ کریں گی کہ نو میٹر واٹ ہیپنز، آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے، آپ نے عثمان بزدار صاحب کے ساتھ بھی انہیں کمپیئر کیا، لیکن ایک گراس روٹ سے آنے والا جو ایک پولیٹیکل ورکر تھا اس کو سی ایم ہاؤس تک پہنچایا گیا، نہ نون لیگ یہ کر سکتی ہے اب تک اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، آپ ایکسیپٹ کریں گے اس بات کو؟ اچھا، اس کا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف والے، اور یہ میں نے نہیں کہا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے، کہیں مہربانو قریشی صاحبہ اس کو بھی بایس نہ کہہ دیں، مولانا ناراض ہو جائیں گے ورنہ ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اتحادی بنانا چاہتے ہیں مولانا کو۔ مولانا نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کی جب حکومت گرتی ہے تب بھی خوشی مناتے ہیں، ناچتے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، میں نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا جب بنتی ہے حکومت تو بھی ناچتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، جب گرتی ہے تو بھی ناچتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، جب گرتی ہے تو بنتی ہے تو کہتے ہیں کپتان کا ویژن ہے، جب گرتی ہے تو بھی کہتے ہیں کپتان کا ویژن ہے۔ تو یہ معذرت کے ساتھ یہ والا چورن کہ جی فلاں گراس روٹ لیول سے اٹھ کے آیا ہے، فلاں قبائلی علاقے سے ہے، فلاں یہاں سے ہے، فلاں وہاں سے ہے، دیکھیں اس میں ہم پچ ان کرنا چھوڑ دیں سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں فار پیٹی پرپسز، فار پیٹی پولیٹکس۔ میں نے پہلے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ جی ایک نوجوان چیف منسٹر ہے، کوئی ٹیگ نہیں لگا ہوا ساتھ میں شریف کا، زرداری کا، بھٹو کا، ٹھیک ہے یہ بات درست ہے، لیکن آپ اپنی پرفارمنس سے ثابت کریں۔ پوری دنیا میں نظریں رکھی جاتی ہیں الیکٹڈ لوگوں کے اوپر، چاہے منسٹرز ہوں، چاہے چیف منسٹرز ہوں، پرائم منسٹرز ہوں، پریزیڈنٹس ہوں، جو بھی الیکٹڈ آفس ہو، پبلکلی الیکٹڈ آفس، کہ جی آپ کا پہلا دن، آپ کا پہلا گھنٹہ، آپ کے پہلے چند گھنٹے کس کام میں گزرتے ہیں، پوری دنیا پہ نظر رکھی جاتی ہے، پوری دنیا میں یہ کام ہوتا ہے، اسکروٹنی کی جاتی ہے، میڈیا اسکروٹنی کرتا ہے، عوام اسکروٹنی کرتے ہیں، آپ کے ووٹر اسکروٹنی کرتے ہیں، بیکاز آپ ان کا ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں، آپ پبلک منی پر بیٹھے ہیں اپنے آفس میں، آپ کے کندھوں پہ بڑی ذمہ داری ہے، تو آپ نے اٹھ کے 5-6 کروڑ کے صوبے کا آپ نے سرم جاوید کا نوٹس دینا شروع کر دیا۔ آپ کو ان پاک فوج کے جوانوں کا کوئی غم نہیں ہے کہ جو 29 جوان شہید ہو گئے ہیں صرف چند دنوں کے اندر اندر، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے صوبے کو محفوظ کریں، آپ کا جو ووٹر ہے اس کو محفوظ کر رہا ہے نا پاک فوج کا جوان، آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے اس پہ الزامات لگا رہے ہیں، اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس پہ الزامات لگا رہے ہیں، اسمبلی سے باہر کھڑے ہو کے آپ اس پہ الزامات لگا رہے ہیں، کوئی بھیجے نا اپنے بیٹے کو۔ یہ جتنے بھی ایم پی ایز، ایم این ایز، سہیل آفریدی صاحب مجھے بتائیں کہ ان کے فیملی میں کتنے لوگ جو ہیں وہ افواج میں گئے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ براہ راست شہید ہوئے ہیں ان کی فیملی کے بارڈر پہ لڑتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز باوجود اس کے کہ ہمارا خیبر پختونخوا کا صوبہ فرنٹ لائن رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، بہت بڑی قربانیاں دی ہیں پولیس نے، چاہے وہ سول فورسز ہوں چاہے وہ ملٹری کی فورسز ہوں، لیکن جب آپ سوالات اٹھائیں گے، سوالات بھی جائز ہیں، آپ بے شک سوالات اٹھائیں، لیکن آپ اس قسم کی تنقید، اس قسم کی منفی تنقید، اس قسم کا منفی پروپیگنڈا، الزامات لگانا، اسپیکر صاحب نے جو کے پی اسمبلی میں کہا کہ جی اداروں کا کام نہیں ہے فلاں کرنا فلاں کرنا، کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے؟ صرف اس لیے کہ ادارے آپ کو سیاسی طور پہ آپ کو پیٹرونیج پرووائڈ نہیں کر رہے، آپ کو سیاسی گود میں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے جو آپ کو عادت بن رہی تھی، تو کچھ خدا کا خوف کریں۔ آپ
इस वक्त 5-6 करोड़ का सूबा है, आप उसकी गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दें, आप आके बैठें, आप सबसे पहले आके बात करते कि जी मैं चीफ मिनिस्टर बना हूं, मैं विफाक के साथ ताउन करूंगा, सारी सियासत एक साइड पे। लेकिन अगर ठीक है, अगर आपका ये बयानिया भी है कि जी अफगान पॉलिसी रियासत की आपको फ्लॉड लगती है, ठीक है, बैठ के बात कर लेना। उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इल्जाम तराशी करना शुरू कर देंगे, वो भी ऐसे वक्त में कि जब बॉर्डर पे जंग चल रही हो। ठीक है, ठीक है। यही सूरत हाल थी जब भारत के साथ जंग हो रही थी। मेहरबान साहब, ये तो आम तौर पे जाहिर बात है, आप भी एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखती हैं। इट इज़ वेरी इजी टू एक्चुअली स्टे इन द ऑपोजिशन या व्हेन यू आर नॉट सिटिंग ऑन द सीट, तो इस किस्म की बयानबाजी और मतलब जारहानापन जो है वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप सीएम की कुर्सी पे आते हैं या पीएम की कुर्सी के ऊपर आते हैं तो दुनिया को देखने का, मुल्क को देखने का विजन गवर्नेंस के हवाले से बिल्कुल तब्दील हो जाता है। आपका नहीं ख्याल कि बेसिकली इनको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से चलना पड़ेगा, अपने आप को कोऑपरेट करना पड़ेगा विफाक के साथ भी, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी, और ये इस किस्म की जो एक मतलब हार्ड कोर किस्म की जो एक बयानबाजी है, इसको थोड़ा सा मेलो डाउन करना पड़ेगा? देखिए मंसूर साहब, व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई डोंट थिंक इज़ नॉट द क्वेश्चन हियर। यहाँ पे बड़े मनफी प्रोपेगेंडा और मनफी तनकीद की बात हुई। इस वक्त तो जितना भी मनफी प्रोपेगेंडा और तनकीद मनफी जो की जा रही है सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर, वो तो आपके जो बाकी दो मेहमान हैं उनकी तरफ से आ रही है। देखिए सुहेल आफरीदी साहब ने अभी तक अपनी काबीना भी नहीं फॉर्म की। कल उनका पहला दिन होगा ऑफिस में, एंड आई एम श्योर एंड आई एम सर्टन कि वो अपना पॉलिसी बयान कल देंगे, और उनकी काबीना भी आप देखेंगे कि whether he continues या उसमें चेंजेस होंगे, उससे आपको पता चलेगा कि वो क्या डायरेक्शन लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, अच्छा लगा कि उनकी इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं आफरीदी साहब से कि 4 घंटे के अंदर ही उन्होंने सोचा कि वो इतने काबिल हैं कि 4 घंटे के अंदर ही वो सब कुछ कर लेंगे। दैट्स वेरी हार्टनिंग टू सी कि उनको इतना यकीन है तहरीक इंसाफ के कारकुनों में कि वो इतनी काबिलियत के साथ आते हैं कि 4 घंटे में वो सूबे की शक्ल बदल सकते हैं। बट लेट्स बी रियलिस्टिक, ये सूबा जो है इसमें बहुत से मसले हैं, ख़ास तौर पे अमन व अमान के हवाले से और सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से। इन सारी चीज़ों को, और एक वफाक के साथ जो रिलेशनशिप है जिसमें बहुत ही तसादुम रहा है, और हमने देखा कि जिस तरह नून लीग हो या पीपल्स पार्टी के गवर्नर हों, जो उन्होंने किरदार अदा किया, एक गैर आइनी किस्म की चीज़ें करने की कोशिश की गई सिर्फ सुहेल आफरीदी साहब को रोकने के लिए, हालांकि मैंडेट तहरीक इंसाफ का है, वहाँ पे 2/3 अक्सरियत दी गई है। शमाइला बीबी, मैं आपको दोबारा याद कराती चलूँ, अगर 10 सालों से लोग खैबर पख्तूनख्वा में इतने नाला होते तहरीक इंसाफ से, तो वो हमें 2/3 अक्सरियत ना देते। पंजाब में आपको वोट चोरी करके हुकूमत बनानी पड़ी है, हमें केपी में लोगों ने 2/3 अक्सरियत खुशियों के साथ दी है। तो वो इसीलिए दी है क्योंकि वहां पे तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी रही है। वहां पे सेहत कार्ड जो है विच हैज बीन अ गेम चेंजर, जो कि पंजाब में भी था, मगर आप लोगों को पसंद ना आया कि वहां पे मरियम बीबी की तस्वीर नहीं थी। आई एम नॉट डन, प्लीज, आई हैव नॉट इंटरप्टेड यू मैडम, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। वहां पे आपने सेहत कार्ड खत्म कर दिया। इस वक्त पंजाब में भी मसले हैं, मगर क्योंकि हमारा फोकस रहा है अभी तक ऑन अब केपी, तो हम उसकी बात करें। मैं पंजाब पे आते हैं। पंजाब में जो इस वक्त मसले मसाइल हैं, और जो सबसे बड़ा मसला है वो है कि जनूबी पंजाब में जो सैलाब आया, नंबर 1 वो आपकी गफलत की वजह से, वहाँ पे जो तबाही हुई वो आप लोगों की हुकूमत की गफलत की वजह से, आपके अनटाइमली डिसीजंस या योर लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, मुश्किल फैसले बर वक्त ना करने की वजह से आया। इस वक्त वहाँ पे जो सूरत हाल है, अब तक वहाँ पे ज़राअत का एक पैकेज अनाउंस हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ। ये वही है सेक्टर है पाकिस्तान का ज़राअत के, जिससे पूरे पाकिस्तान का पेट जो है वो संवरता है। इस वक्त वी आर लुकिंग एट ए फूड सिक्योरिटी क्राइसिस। और नहीं, पिछले 2 सालों में जब से इनकी हुकूमत आई है, ये 5वीं फसल है किसान की पंजाब की, कि जिसमें उसका तबाह हुआ है किसान। जिस दिन से ये आए हैं, इनकी इतनी नाकिस पॉलिसी रही है ज़राअत के हवाले से कि किसान का बेड़ा गर्क हो चुका है। इजाज़त दीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। उसके बाद वी आर ऑल्सो लुकिंग एट अ हेल्थ crisis. We are looking at an impending health crisis following the floods. उस पे भी हमने कुछ नहीं देखा। देखिए, आप फीते काटते जाएं, आप जो एक ट्रीटमेंट है कैंसर की, जो कि एक एडवांस ट्रायल स्टेज में है चाइना में, उसको आप एक हुकूमती सतह पर पब्लिक कर दें। इट इज़
actually quite irresponsible. उसको misrepresent कर रहे हैं आप as a cure for all cancers, हालांकि none of that is true. ये सारी चीजें जो हैं ये optics के लिए बड़ी अच्छी लगती ये शुमाइला साहब, मगर जब इनकी गहराई में देखा जाए तो ये खोखली हैं. शुमाइला साहब वो ग्राउंड रियलिटी की वो बात कर रही हैं कि मतलब आपको पंजाब, जाहिर बात है हुकूमत आप लोगों की वहाँ पे, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है इस मामले में. देखिए मैं जो हमारी बहन है मेहर बानो, इनकी जो परेशानी है उसको मैं समझ सकती हूँ. परेशानी उनको ये है कि आवाम का जो एतमाद है वो दिन ब दिन PMLN की तरफ और बढ़ता जा रहा है, और वो ग्राउंड रियलिटी में वो लोगों में जाती हैं, देखती हैं. उसके अंदर इन्होंने अभी 2 बातें की हैं. एक बात तो ये है कि हेल्थ कार्ड का, ये आपको मैं ये बता दूं मेहर बीबी कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इनिशिएटिव था, और आप लोगों की माजरत के साथ ये पुरानी आदत है कि आप अपनी पुराने प्रोजेक्ट पे अपनी तख्ती लगा के आप उसको नया कर लेते हैं. माजरत, अभी मैं बात कर रही हूँ. दूसरी बात ये है, तो why did you दूसरी बात ये है कि आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, या आप शायद बैरून मुल्क में या बाहर के किसी विजिट में होंगी. आपको याद होना चाहिए कि बिलावल भुट्टो साहब ने वफाकी हुकूमत से ज़रई एमरजेंसी का ऐलान करने का कहा, जिसको फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके ऊपर मनवान जो है वो उसके ऊपर उसको कबूल किया, उनकी तजवीज़ को. उसके बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो ज़राअत का जो पैकेज है वो अनाउंस कर चुकी हैं. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब से हुकूमत आई है उस हुकूमत ने आपके सेहत कार्ड की बात आप करती हैं, हमने तो आवाम को जो है वो जो माजूर लोग हैं उनको कार्ड दिए. उसके बाद मैं बताती हूँ, उसके बाद आपने किसान कार्ड आपको मिले. पोस्ट फ्लड पैकेज क्या है ज़राअत का फॉर द फार्मर दैट्स बीन डेवास्टेटेड बाय द फ्लड्स? उसको किसान कार्ड मिला, उनको ज़राअत के पैकेज मिले, और आसान किस्तों के ऊपर जो उनको कर्जा जात की फरामी है वो किसानों को ही मिली है ना. मंसूर साहब वो पूछ रही है कि सैलाब मुतासिरीन को अभी तक कितने पैसे आप लोगों ने सैलाब मुतासिरीन के मामले के ऊपर हमारी नहीं, और सैलाब मुतासिरीन जो किसान है उसके लिए क्या आपने अनाउंस किया है? क्या आपने अबियाना टैक्स रिमूव किया है फॉर द ईयर? क्या आपने उन्हें मेरी जमात का मौका नहीं का मौका दीजिए. आप ऑब्फ्यूज कर रही हैं. अब मेरी बारी है, आप मुझे बोलने देना. नॉट वेरी स्पेसिफिक थिंग्स दैट आई हैव रेज्ड. लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप मेहरबानी कीजिए मुझे मेरी टर्न पे बोलने दें. कुछ नहीं होता. मैंने आपको बहुत सुना, आपने अच्छी तैयारी की होगी, लेकिन ये तैयारी मुझे भी बोलने दें कि अवाम हम सबको देखना सुनना चाहते हैं. देखिए, हमने किसान पैकेज जो है वो अनाउंस किया, हमने किसान कार्ड जो है वो मुतारिफ कराया. उसके बाद हमने खादों पे, बीजों पे, और जो जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है उन लोगों के जो बिजली के बिल्स हैं उनको माफ़ किया गया है. उनकी रिहेबिलिटेशन की तरफ जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उनका फोकस ही पहले दिन से ये रहा है. पहले रिलीफ दिया, उसके बाद उनकी रिहेबिलिटेशन, उनकी आबादकारी के ऊपर हमने 15 से 20 लाख रुपया जो है वो तखमीना जो लोकल सतह के ऊपर लगाया गया है उसकी कुछ एक साथ जो है वो तकसीम होना शुरू हो गई है. और मिड ऑफ दिस मंथ, ये कुछ दिन पहले की बात है, चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि अक्टूबर के महीने में हम तमाम जो मुतासरीन हैं उनको उनके चेक्स जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो उनको देंगे, और उनकी माली मदद के बाद उनके घरों की जो तामीर है उसमें भी पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करे. गरीदा फारूकी साहबा, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जारी बात है, जो इस वक्त पॉलिटिकल सर्कल्स में गुफ्तगू हो रही है वो है इमरान खान साहब की रिहाई. क्या आपकी नज़र में जो नए वज़ीर आला हैं वो इमरान खान साहब की रिहाई करवा सकेंगे या नहीं करवा सकेंगे? योर ओपिनियन. ये तो मैंने आपको पहले जवाब दे दिया था कि जो काम गंडापुर नहीं करवा सके वो सुहेल आफरीदी कैसे कर लेंगे. तो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था वो सिर्फ एक सियासी बयान था, आप उसको इस हद तक समझे. और अगर इमरान खान को भी इतना यकीन होता कि सुहेल आफरीदी उनको रिहा करवा पाएंगे तो बजरिया अलीमा खान इमरान खान आज ये पैगाम ना देते कि मुझे पैरोल पे रिहा कर दिया जाए तो मैं अफगानिस्तान का मसला हल करवा दूंगा. आपको याद होगा जब पाक भारत जंग थी तब भी यही मुतालबा किया गया था कि जी इस वक्त पूरी कौम को एक ही शख्स मुत्तहिद कर सकता है, वो इमरान खान है. पाक भारत जंग हुई तो भी कहा गया कि जी इमरान खान को निकाल दे, वो कौम को मुत्तहिद कर देगा. लेकिन उसके बावजूद देखा कि कौम सारी मुत्तहिद होकर अपनी अफवाज के साथ खड़ी हुई थी और इमरान खान के जेल में होते हुए भी वो जंग जीती गई थी. इसी तरह से अभी भी अफगानिस्तान का मसला हल हो गया है, सीज फायर हो गया है, तो ये वाला एक विंडो जो था वो भी क्लोज हो गया. इसके बाद मेरा ख्याल है कि सिर्फ विंडो ही नहीं, तमाम दरवाजे जो है फिलहाल तो शट डाउन है इमरान खान की रिहाई के
हवाले से। तो अगर सुहेल आफरीदी को तब्दील करने का मकसद, गंडापुर को तब्दील करने का मकसद, सुहेल आफरीदी को लाने का मकसद सिर्फ इमरान खान की रिहाई था, तो ये कम से कम मुझे होता वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। मेहरबानो साहब, अब क्या कर सकते हैं सुहेल आफरीदी साहब जो गंडापुर साहब नहीं कर सके, और ये जो आपका ये जो टारगेट है इसको किस तरह अचीव कर सकते हैं? मेरे ख्याल में सबसे पहली बात मंसूर साहब वो ये है कि आपने देखा किस तरह, चाहे वो नून लीग हो या बाकी जो दीगर अपोजिशन की जमातें हैं केपी में, उन्होंने पहले बड़ी कोशिश की और उनको काफ़ी हद तक कुछ यकीन था या शायद कुछ इत्मीनान था कि वो हमारे लोगों को तोड़ सकेंगे, क्योंकि इनको लगता था बज़ाहिर यही कि हमारे बीच में जो है वो तल्खियाँ हैं या इंटरनल डिविजन्स हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे पहला नतीजा आपने देखा कि कुछ चेंजेस लाकर केपी में खान साहब ने इसको इंश्योर किया कि हमारी जो जमात है उसके अंदर एक इत्तेहाद कायम हुआ। और आपने जो ये सुहेल आफरीदी साहब का इलेक्शन एज चीफ मिनिस्टर देखा, हमारे नंबर्स इंटैक्ट देखे, वो इस बात की गवाही देते हैं कि इस जमात में अगर कोई तलखियाँ थीं या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, तो अब वो सब साइड पे रखकर इट्स अ यूनिफाइड फोर्स, इट्स अ यूनिफाइड बॉडी एंड इट इज़ मूविंग टुगेदर एज वन यूनिट। इस बात में बड़ी स्ट्रेंथ है। और हमने भी ये देखा कि जब हम इकट्ठे मुत्तहिद होते हैं तो हम कोई भी ऐसा हदफ नहीं है जिसको हासिल नहीं कर सकते। देखिए, आगे वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। ग़रीदा बीबी की बातों से तो ये लगता है कि उन्हें कानून में या अदालतों में कोई यकीन नहीं है, या उन्हें ये यकीन है कि अदालती कार्रवाई की वजह से नहीं है वो अंदर, इसका ना अदालत से कोई लेना देना है, ये लोगों की मर्जी पे है कि खान साहब कब बाहर आएंगे या नहीं आ सकते। खान साहब ने मगर ये ज़रूर जाहिर किया या साबित किया ये कह के, चाहे वो इंडिया के साथ कशीदगी हो या आज अफगानिस्तान के साथ, कि खान साहब इज़ द बिगर मैन। वो यहाँ पर बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी एज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ दिस कंट्री एंड एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनको इस बात का अंदाज़ा है कि उन पर कितनी जिम्मेदारी है एज। बहुत शुक्रिया मेहरबानो कुरैशी साहिबा और गरीदा फारूकी साहिबा और शुमाला साहिबा, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।